ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 19.3 की ही पार्ट बी वीडियो, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट मज़ीद पैरामीटर्स डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मास वेरिएशन। ठीक है, सो अब अगेन हम वही सिस्टम कंसिडर करते हैं कि एक स्पेसक्राफ्ट हमने ली जिसके अंदर एक बॉडी के मास को हमने जो है वो मेजर किया। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस कंडीशन हम ये ले लेते हैं कि ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने जो है वो कंसिडर कर लिया है। ठीक है, अब ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने यहाँ पे लिया है, इसको आप ये ले लें कि या तो ये रेस्ट पे है या फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रहे हैं। अब अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास यहाँ पे जो इंसान इसी के अंदर मौजूद है वो मेजर करता है, लेट्स से कि ये 3 kg के इक्वलेंट है। ठीक है, तो ये होगा इसका प्रॉपर मास। ठीक है, जबकि एक इंसान जो कि बिल्कुल रेस्ट पे खड़ा हुआ है और एक दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद है, वो इसका मास जब मेजर करता है तो वो निकालता है तकरीबन 5 kg। ठीक है, तो ये जो मास है ये कहलाएगा रिलेटिव मास। ठीक हो गया, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिलेटिव मास कहलाता है। अब स्टूडेंट्स, इसको अगर आप समझना चाहें तो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं m इज़ इक्वलेंट टू m नॉट अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन जो हमारी हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, दैट्स वाई ये फ्रैक्शन लेस देन 1 हो जाएगा। अगर ये लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि रिलेटिविस्टिक मास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जब जो है वो हम ऐसी सिचुएशन लेते हैं तो जो हमारा रिलेटिव मास होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो वेरिएशन आ जाती है। अब स्टूडेंट्स, एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन जो है वो सबके दिमाग में आता है, वो क्या है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट जितनी हो सकती है? ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि Can an object have a speed equaling to or greater than a speed of light? ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं Can an object moves with speed of light? तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो अभी हमने देखा ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब अगर कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी c के इक्विवेलेंट हो जाएगी। सो हमारे पास क्या आएगा? 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सो ये टर्म तो ज़ीरो हो गई। अगर ये टर्म ज़ीरो हो गई तो जो मास है वो क्या आएगा? m नॉट ओवर ज़ीरो इज़ इक्वलेंट टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही होती है तो उसका जो मास है वो क्या हो जाता है? वो इनफाइनाइट होना ज़रूरी है। इनफाइनाइट मास का मतलब है कि इनफाइनाइट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाई जाए बॉडी में, और इनफाइनाइट एक्सेलरेशन का मतलब है कि बॉडी को इनफाइनाइट फोर्स प्रोवाइड की जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो एक ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल नहीं कर सकती है। सो ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट है कि क्या हम रिलेटिविटी को डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व क्यों नहीं करते? ठीक है, तो उसकी रीज़न क्या है कि जो रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट हम देख रहे हैं, मास का कम हो जाना, बढ़ जाना, ये डेली लाइफ में क्यों नहीं ऑब्ज़र्व किए जा रहे होते? उसकी रीज़न क्या होती है? बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो हम देखते हैं कि हमारे अर्थ पे जितने भी इवेंट्स हो रहे होते हैं उनकी स्पीड बहुत कम होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़े इवेंट की अगर बात करें तो वो रोटेशन ऑफ अर्थ है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ की भी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, दैट इज़ अबाउट 1 2 3 पर सेकेंड, बहुत थोड़ी सी स्पीड है। जबकि हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा बिग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। तो जब ऑब्जेक्ट्स की स्पीड आती है ना इस रेंज में, तब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो है वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो आम डेली लाइफ में हमारी स्पीड्स बहुत कम होती हैं, हमारी अर्थ पे इवेंट्स की स्पीड बहुत कम होती है। दैट्स वाई हम रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स को अपनी डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते हैं।
इसके अलावा स्टूडेंट्स आप जो है वो ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो न्यूटोनियन फिज़िक्स है, ठीक है, जो न्यूटन ने फ़िज़िक्स जो है वो हमें एक्सप्लेन की, वो डील करती है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। और मैक्रोस्कोपिक लेवल की जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं ना, वो यूजुअली ऑर्डिनरी स्पीड से मूव करती हैं, यानी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ मूव नहीं कर रही होती हैं। बट अगर हमें जो है वो कुछ ऐसी सिचुएशन लेनी है, लाइक एटॉमिक पार्टिकल्स कंसिडर करने हैं, ठीक है, लेट्स से कि हमें कुछ एटॉमिक पार्टिकल्स अगर लेने हैं, तो एटॉमिक पार्टिकल्स अब मैक्रोस्कोपिक लेवल तो नहीं ना, वो तो है माइक्रोस्कोपिक लेवल, और ना ही ऑर्डिनरी स्पीड से मूव करते हैं, बल्कि ये तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आपने ये नहीं सोचना कि वो जो पीछे हमने कंसिडर किया था केस के नो ऑब्जेक्ट कैन मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, लेकिन कौन से, जो कि बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक रेंज के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स लाइक कर रहे होते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट से जब आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मूव करते हैं विद इन द एटॉमिक फिज़िक्स, तो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर जो है वो एक बेसिक सा डिफरेंस हमें जो है वो मिलता है। सो स्टूडेंट्स, लास्ट की जो हम टॉपिक कर रहे हैं, इसका जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है मास एनर्जी रिलेशनशिप को, कि मास एनर्जी रिलेशनशिप हमारे पास क्या होता है और वो क्या डिमांड जो है वो करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स मास एनर्जी रिलेशनशिप को देखते हैं। ठीक है, मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या होता है? इन जनरल देखा जाए तो मास एनर्जी रिलेशन इज़ E इक्वलेंट टू mc²। बट अगर हमारा जो मास है वो रेस्ट मास हो जाए, यानी एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे पड़ी है, तो ये इक्वेशन हो जाती है E इक्वलेंट टू m0c², वेयर m0 इज़ द रेस्ट मास कहलाता है, ठीक है। अब चेंज इन एनर्जी निकाल ली जाए ओवरऑल इक्वेशन से, तो वो क्या आ जाएगी? आप इसे सिंपल चेंज इन एनर्जी भी कह सकते हैं और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो वो इक्वल आएगी ए फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि हमने चेंज निकालने, डिफरेंस निकालने, तो m0c² के, तो m माइनस m0 ये आया और c² कॉमन, तो ये डेल्टा m आ जाएगा और ये डेल्टा E जो है वो हमारे पास वैल्यू बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो एक वैल्यू आ गई। अब यहाँ से अगर आप डेल्टा m निकाल लें तो किसके इक्वलेंट आएगा? डेल्टा E ओवर c²। अब c² इज़ अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी, ठीक है। सिंपल c ही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा? बहुत ज़्यादा एक लार्ज क्वांटिटी कंसिडर की जाएगी। अब अगर ये एक बहुत लार्ज क्वांटिटी है, ठीक हो गया, तो अब हम एक बात एज्यूम करते हैं कि जो हम अगर मास को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें एनर्जी में बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। मास चेंज करने के लिए इसको क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा चेंज होगा तो तभी आपके मास में भी चेंज प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन डेली लाइफ में अगर हम बात करें ना, तो डेली लाइफ में हम कभी भी एनर्जी में इतना ज़्यादा चेंज प्रोड्यूस नहीं करवाते कि मास में इतना ज़्यादा चेंज प्रोड्यूस हो जाए। तो एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज तभी प्रोड्यूस होता है जब हम रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स को कंसिडर कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ डेली लाइफ में एनर्जी में चेंज प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं करवाया जा सकता, जिसकी वजह से मास में भी ज़्यादा चेंज प्रोड्यूस नहीं होता। और इस इक्वेशन को हम जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस को एग्जिबिट करते हुए जो है वो स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। अब लास्ट हमारे पास एक इसका एक्सेप्शनल टॉपिक है, डेट इज़ नाविस्टर नेविगेशन सिस्टम। सिस्टम है। अब स्टूडेंट, नाविस्टर नेविगेशन सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या होता है?
ये सिस्टम जो है ना वो बेसिकली काम कर रहा होता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ही प्रिंसिपल्स के ऊपर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब हम स्टूडेंट्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इस्तेमाल करते हैं एज़ कम्पेयर्ड विद द न्यूटोनियन फिज़िक्स, तो हमें चीज़ों की पोजीशन मेजर करने की या चीज़ों की अगर हम ये जो है वो ना डिटेक्टिंग सिस्टम है, एब्स्ट्रैक्ट नेविगेशन सिस्टम इज़ अ डिटेक्टिंग सिस्टम जिसको हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स को कंसिडर करते हैं तो हमारी जो एक्यूरेसी है स्पीड मेजर करने की वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है, यानी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जबकि जब हम रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स कंसिडर नहीं करते और हम न्यूटोनियन फिज़िक्स से ही डील कर रहे होते हैं तो स्पीड मेजर करने की एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती और वो होती है तकरीबन 20 सेंटीमीटर पर सेकंड के इक्वलेंट। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक 19.3 दैट इज़ अबाउट द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पार्ट बी।